नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूँ आपके साथ अबॉन्टा मलिक। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि दिखती नहीं है मगर अगर किसी इंसान को हो जाए तो अंदर से खोखला कर देती है, और वो है माइग्रेन। और माइग्रेन पर मुझसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मयंक, और जिनको ऑलमोस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और वो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो ये है कि माइग्रेन क्या है और कैसे पता चलता है कि किसी को माइग्रेन हुआ है। ओके, जब हम माइग्रेन की बात करते हैं सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लेमन टर्म्स में हम जैसे सरदर्द बोलते हैं, मेडिकली जैसे हेडेक बोला जाता है, वो कई तरीके का होता है, जिसमें से माइग्रेन सबसे कॉमनली पाया जाने वाला हेडेक है। अब माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, और इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, जिनको देख के कोई भी क्लिनिशियन, कोई भी न्यूरोफिजिशियन ये डिसाइड करता है कि पेशेंट को माइग्रेन है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे क्राइटेरियाज एक मरीज के अंदर पाए जाएं, लेकिन अगर ये पाए जाते हैं तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो है आपको किस तरीके का हेडेक हो रहा है। जब हम किसी से मेडिकली पूछते हैं, वी आस्क कि आपको थ्रॉबिंग तरह का हेडेक हो रहा है। मरीज की भाषा में उसको अगर बोलें जैसे कोई सर पीट रहा है, समवन इज बैंगिंग फ्रॉम इनसाइड, इस तरह के जो अनुभव होते हैं मरीज को महसूस होते हैं। दूसरा कि हेडेक होते वक्त उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स, जैसे हम बोलते हैं फोटोफोबिया, किसी प्रकाश में आना, किसी तरह की लाइट पड़ना, आदमी को एक चिड़चिड़ापन लगता है, वो उस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसको ये महसूस होता है कि अगर वो किसी अंधेरे कमरे में जाकर लेटे तो उसे आराम मिलेगा, और मिलता भी है। दूसरा जो एसोसिएटेड सिम्टम होता है वो होता है फोनोफोबिया, तेज आवाज या आपस में सिंपल लोग बात कर रहे हैं वो भी आवाज बहुत इरिटेटिंग सी लगती है, आदमी जनरली अवॉइड करना चाहता है। तो अगर हम ओवरऑल बोले उस हेडेक के दौरान इंसान को यह महसूस होता है कि वो किसी अंधेरे कमरे में जाके अकेला लेट जाए तो शायद पॉसिबली उसका दर्द दूरियां बना लेता है, दूरी बना ले। सो दिस इज द फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया जो कि हम यूज करते हैं जब हम माइग्रेन का एक डायग्नोसिस बनाते हैं। माइग्रेन का डायग्नोसिस क्लिनिकल ही होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन से हम माइग्रेन नहीं बोल सकते हैं कि किसी को माइग्रेन हो रहा है। अगर किसी के अंदर ये फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरियाज हैं तो ये हमेशा हमें हेल्प करते हैं कि इस पर्सन को ये माइग्रेन है या नहीं है। तो अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो जैसे MRI, CT या कोई ब्लड टेस्ट, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं बना है जिससे कि हम माइग्रेन को देख के बोल दें कि इस टेस्ट में आपको कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा अभी CT स्कैन हुआ है तो हमें किसी ने बताया है कि माइग्रेन है, माइग्रेन दिख रहा है ब्रेन में। क्या ये सच है? ऐसा CT स्कैन से पता चल सकता है कि माइग्रेन है या नहीं? बिल्कुल, तो ये मैं बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कोई CT स्कैन या MRI को देख के ये बोल रहा है कि आपको माइग्रेन है। माइग्रेन जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स सेट ऑफ क्लिनिकल क्राइटेरियाज हैं, अगर उस क्राइटेरियाज में कोई पर्सन फिट बैठता है तो उसको माइग्रेन है, वरना नहीं है। CT या MRI हमको तब कराने होते हैं जबकि कोई रेड फ्लैग्स है, जैसे कि किसी को भी रिसेंट और हेडेक हुआ है, पहले से कभी कोई हेडेक नहीं था, एकदम से इतना तेज हेडेक हो रहा है जो बर्दाश्त के बाहर है, या फिर किसी तरह की वीकनेस आ रही है किसी तरफ, या कुछ बोलने में दिक्कत हो रही है। इस तरह के जब कुछ न्यू सिम्टम्स या कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स हमको दिखते हैं तो हम ब्रेन के अंदर कोई प्रोसेस नहीं हो रही हो, कोई पैथोलॉजी नहीं हो रही हो, कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा हो, उन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम जनरली ये इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन एडवाइस नहीं किए जाते हैं। माइग्रेन इज जस्ट अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके, तो सर माइग्रेन जब होता है तो लोग कहते हैं कि मेरा सामने वाला एरिया दर्द हो रहा है, इसका मतलब मेरा माइग्रेन है, या फिर पीछे वाले एरिया में दर्द है तो मुझे माइग्रेन है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया है क्या, मतलब इन आवर हेड ब्रेन, जहाँ पे पेन हो माइग्रेन के समय, तो उससे हम पता लगाए कि ये माइग्रेन है या नहीं है, या फिर आम सर दर्द है? सो दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि माइग्रेन, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरफ यूनिलैटरल जो हमारे डेफिनेशन में बैठता है, किसी एक तरफ चालू होता है जनरली, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक तरफ ही चालू हो, ये किसी एक तरफ चालू होके फिर रेडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। रेडिएशन का मतलब क्या है, बहुत लोगों को शुरुआत सामने से होती है और करते करते वो एक तरफ फैलता है, कई लोगों को शुरुआत पीछे से, गर्दन के पीछे से होती है और वो करते करते सामने की तरफ आता है, बिकॉज क्योंकि ये नर्व्स की हाइपर सेंसिटिविटी है जो कि ब्रेन के अंदर है, जो एक मकड़ी के जाल की तरह फैली हुई है।
अच्छा, इसलिए किसी एक जगह पे लोकलाइज्ड होके पेन होगा। इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे मतलब आँखों से ये सर तक जाता है, या फिर कई लोग बोलते हैं मुझे शोल्डर से फिर Yes, सर में जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल। कुछ है क्या? ऐसा फिक्स्ड सेट ऑफ पॉइंट नहीं होते हैं जहाँ पे माइग्रेन हो जनरली, क्योंकि हमारा एक फेस का एरिया बहुत सारी, मैंने आपको जो बोला कि एक मकड़ी के जाल की तरह जो हमारी नर्व्स हैं वो उसमें फैली हुई होती हैं। तो किसी भी तरफ की जो हाइपर सेंसिटिव नर्व होगी वो अगर सिग्नल देने लगी, उस वक्त उसके पास की जो खून की नलियां हैं उन्होंने डायलेशन किया, सो यू विल हैव हेडेक। और वो किसी भी एरिया में हो सकता है, रेडिएशन होते होते वो गर्दन तक, आपके कंधे तक, यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन जनरली आपके हेड में ही फिक्स रहता है। मैक्सिमम लोगों में, बहुत कम लोगों में शोल्डर्स में जाता है या फिर गर्दन तक आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकता है। अगर हम पिन पॉइंट करके कोई एरिया बोलें कि सिर्फ इसी जगह पे ही दर्द हो तो ही माइग्रेन है, वैसा बिल्कुल नहीं है। माइग्रेन आपका किसी भी तरफ हो सकता है, हेड की किसी भी तरफ हो सकता है, किसी भी जगह से चालू हो सकता है। तो सर इसका क्योर है या नहीं, इलाज है या नहीं, क्या ये जड़ से खत्म हो सकता है? ओके, जब हम क्योर की बात करते हैं, जो आपने खुद बोला कि किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, क्योंकि माइग्रेन में ऐसा पाया गया है रिसर्चेस में कि ये बहुत हद तक काफ़ी सारी जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये भी कहा जाता है इनफैक्ट कि जो माइग्रेन है इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द जेनेटिक रीजंस। बहुत सारे जेनेटिक कॉज होते हैं। अच्छा, कई लोगों में ये भी देखा जाता है कि अगर उन्हें माइग्रेन है तो उनके मॉम या डैड या उनके पैटर्नल मैटरनल साइड में किसी को माइग्रेन का कंप्लेन होगा, खास तौर पे जिनको बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होती है। जेनेटिक कंपोनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब चूंकि आप किसी भी तरह के इंटरवेंशन के साथ जीन्स को नहीं बदल सकते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्योर हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है, तो ये बोलना शायद गलत होगा। लेकिन इसमें अच्छा ये है कि इस बीमारी को या इस प्रॉब्लम को हम उस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें इंसान की डे टू डे लाइफ में ये हैम्पर ना करे, वो अपने सारे काम आराम से करे, और उसके जो तरीके हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं कि आदमी उसको अफोर्ड ना कर सके या कर ना सके। अच्छाई के रूप में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर क्योर की बातें करेंगे तो पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करना मुश्किल है। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि वो कौन से लक्षण हैं जिससे आप एहसास करें कि ये माइग्रेन ही है, या फिर वो कौन सा समय होता है कि आपको तब डॉक्टर के पास आप जाएं एंड कंसल्ट कराएं कि ये माइग्रेन है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि पीड़ित हैं माइग्रेन से, मगर उनको लगता है कि वो आम सर दर्द है, काफ़ी समय से वो काफ़ी लॉन्ग चलता है, मगर फिर भी उनको लगता है कि ये जस्ट आम सर दर्द है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक बात है कि हमको डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए, हमेशा इम्पॉर्टेंट जब हम माइग्रेन की बातें करते हैं, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। दूसरा है कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को कितना हैम्पर कर रहा है वो सर दर्द। आप जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हमारी ओपीडीज़ में देखते हैं कि आईटीज़ के जो लोग होते हैं दे आर वेरी मच सफर्ड फ्रॉम माइग्रेन। रीज़न लाइफ स्टाइल से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो आपका अपना नॉर्मल काम नहीं करने दे रही हैं तो अवश्य डॉक्टर की सलाह लें। क्योंकि चीज़ें जो मैंने आपको कहा कि इसका जो इलाज है वो इतना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो एक चीज़ तो ये भी है कि आप गाइडेंस लेने के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि सिर्फ एक सलाह से ही आपको काफ़ी दिनों तक आराम रह सकता है और वो सस्टेन करेगा। दूसरा बात यह है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि जो थोड़ा बहुत सर में अजीब से मेरे को एहसास हो रहे हैं, शायद वो माइग्रेन है, नहीं है। कई बार लोग इस डर से भी डॉक्टर के पास आते हैं, कहीं ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है। तो इस घबराहट में उनके सर दर्द बढ़ते भी जाते हैं और वो डॉक्टर से मिलने के लिए इसलिए बचाव में रहते हैं कि कहीं डॉक्टर ये मुझे नहीं बता दे कि तुम्हारे अंदर तो ट्यूमर है। तो मेरा यही कहना है कि आप हेडेक की फ्रीक्वेंसी देखिए, पहला चीज़। दूसरा देखिए कि इंटेंसिटी कैसी है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जो स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्टम्स बताए, आपको थ्रॉबिंग हो रहा है, लग रहा है कोई पीट रहा है अंदर से आपके सर को, एक तरफ या दोनों तरफ, और आपको वीकली ट्वाइस थ्राइस ऐसा लग रहा है, साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, लाइट देखने में दिक्कत है, लोगों की आवाज़ सुनने में दिक्कत है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये सारे सेट ऑफ सिम्टम्स ये हमेशा बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन कंपोनेंट है। इसमें अगर आप हेल्प लेंगे डॉक्टर की तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसलिए डॉक्टर की हेल्प जरूर, इस तरह के क्राइटेरिया आपको देखें तो हमेशा लें, उसको इग्नोर ना करें ऑब्वियसली। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द हो रहा है तो वो पेन किलर ले लेते हैं, तो ऐसा माइग्रेन के लोगों के साथ भी है कि अगर उनको माइग्रेन हो रहा है तो वो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, क्या ये इफेक्ट करता है उनकी मेंटल फिटनेस को?
मेंटल हेल्थ को? तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो हम कहते हैं कि जब भी आपको सर दर्द हुआ, आप गए दुकान में और आपने एक पैरासीटामोल ली और तुरंत ले ली। ऑब्वियसली लोगों को फ़ायदा देती है वो चीज़। जब आप इनिशियल स्टेज में हैं या फिर सर दर्द की फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं है, तो पैरासीटामोल बनाई इसलिए गई है, पेन किलर है, वो आपको पेन को किल करेगी ही करेगी। इम्पॉर्टेंट इसमें जानना ये है कि बहुत से लोगों को माइग्रेन के हेडेक्स होते होते जब वो मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, खासतौर पे इस तरह के पेन किलर्स, तो उनको मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक भी होने लगते हैं। मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक क्या होता है कि आप आज की डेट में आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, कुछ दिनों तक आप लेते रहे, कुछ सालों तक लेते रहे, उसके बाद वो मेडिसिन आपको असर करना बंद कर देगी और तब आप ये बोलना शुरू कर देंगे कि अब मेरी बीमारी बढ़ गई है, आप पेन किलर्स का अमाउंट और बढ़ा देंगे और इस तरीके से एक विशेष साइकिल जो है ये चालू हो जाएगी। आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में ये मेडिकेशन है जो आपको ओवर यूज होने के कारण हेडेक करा रही है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको हेडेक हो तो सिर्फ मेडिसिन से ही काम नहीं होता है, आपको अपनी बहुत सारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी होती है। सो देयर आर नंबर ऑफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो अगर आप नहीं करेंगे तो आप सिर्फ मेडिसिन लेते रहेंगे, आपका सर दर्द नहीं जाएगा। भले उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली आपको जो डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए सर दर्द खत्म होना चाहिए वो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से जैसे आम अगर कोई हेडेक है, जैसे जिसको अगर किसी को माइग्रेन नहीं है, अगर उसको हेडेक है और जिस व्यक्ति को माइग्रेन है उसको हेडेक है, तो इन दोनों में मतलब अगर दोनों केसेस में मेडिसिन लेता है कोई इंसान, तो फिर क्या इसका मतलब साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? क्योंकि अगर किसी को माइग्रेन नहीं है तो अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको कितना इफेक्ट करेगा, उसके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा? और अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन है, वो दर्द से पीड़ित है और तब वो मेडिसिन ले रहा है, तो उसको कितना इफेक्ट करेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं कि पेन किलर्स जनरली हम कहते ही हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। अब जब एक माइग्रेन पेशेंट की बात आती है तो कई लोग ये भी सुन लेते हैं कि हमें पेन किलर्स अवॉइड करने चाहिए और फिर वो उस हेडेक को जब तक हो सके टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी डे टू डे आपके वर्किंग स्टाइल को हैम्पर करेगा। तो जब हम माइग्रेन पेशेंट और नॉन माइग्रेनस पेशेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहली हेल्प हमको कहाँ मिलती है? पहली हेल्प यही मिलती है। हमने चूंकि डायग्नोस किया कि आपको माइग्रेन है, अब जब आपको हेडेक स्टार्ट हो रहा है उस वक्त अगर आप एक पेन किलर लेते हैं तो पहला चीज़ तो पेन किलर के अपने जो एडवर्स इफेक्ट होंगे एक डॉक्टर आपको देगा तो इस तरह का पेन किलर देगा कि जिसके बहुत एडवर्स इफेक्ट नहीं हो। जैसे कि मैंने आपको पैरासीटामोल की बोली, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बात में पैरासीटामोल खाते रहें। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि जब आपको हेडेक स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली इफ यू आर माइग्रेनस, जब आपको हेडेक स्टार्ट हो रहा है उस वक्त अगर आप मेडिसिन लोगे वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। एक बार एक लेवल ऑफ हेडेक बन गया, फिर आप मेडिसिन लेते रहिए, एक दो, हो सकता है वो पूरे दिन भर में आपको असर ही ना करे। तो पहला चीज़ ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको माइग्रेन है। दूसरा चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि माइग्रेन है उस वक्त जब हेडेक स्टार्ट हुआ है, उस वक्त आप जब पेन किलर लेंगे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एक बार माइग्रेन हेडेक बिल्टअप हो गया फिर आप लेने बैठेंगे। अंदाज़ा कब लगाया जाए कि ये माइग्रेन ही है, अब कंसल्ट कराना ज़रूरी है? जो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक तो अपनी फ्रीक्वेंसी देखिए, दूसरा ये देखिए कि आपकी डे टू डे लाइफ स्टाइल कितनी हैम्पर हो रही है, और तीसरे जो ये फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरियाज हैं एग्जैक्टली फिक्स नहीं रखिए उसको। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस तरह का हेडेक हो रहा है विच इज़ नॉन टॉलरेबल, आप बिल्कुल भी सह नहीं सकते उस वक्त उस हेडेक को, आपको लगता है कि सर फट जाएगा। मोस्ट ऑफ द माइग्रेन पेशेंट्स के जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो यही होते हैं कि या तो अंदर से कोई मुझे मार रहा है या मेरा सर फट जाएगा, और खास तौर से जो स्कल बोन है ये बाहर निकल के आ जाएगी। इस तरह के जब आपको फीलिंग्स होने लगे, ऑब्वियसली तो आप समझ जाइए कि आपको माइग्रेन का स्टार्ट हो चुका है या माइग्रेन ऑलरेडी है, अब बढ़ चुका है, तो जरूर डॉक्टर की हेल्प लें। सिंपल हेडेक को भी इग्नोर करना अच्छा नहीं होता है। एक लेवल तक आपने देख लिया कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो भी जरूर जाइए। एटलीस्ट एक कंसल्टेशन लेने में कोई भी आपको पकड़ के दवाई नहीं खिला देगा, लेकिन आपको एटलीस्ट ये बता देगा कि आपका हेडेक किस तरह का है और ये आगे चल के आपको इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। जी तो सर, जिस तरह से आम लोगों को सर दर्द होता है और अगर किसी के पेरेंट्स को सर दर्द है या फिर तो फिर क्या ऐसा होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनमें भी माइग्रेन की समस्या या फिर सर दर्द उनसे जेनेटिकली आ जाता है? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि माइग्रेन में बहुत बड़ा कंपोनेंट एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है। कई सारे जीन्स मिलके एक पेशेंट माइग्रेनस होगा नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी नहीं होगी, ये डिसाइड करते हैं। सो ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कई बार
फैमिली मेंबर्स खुद को मान लेते हैं कि हमको माइग्रेन है लेकिन हमारे बच्चे को माइग्रेन नहीं है, क्योंकि हमारा तरह हेडेक इसको नहीं हो रहा है। अच्छा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सारे ट्रीटमेंट उसको चालू ही नहीं होने देते हैं या फिर उसको अवॉइड करवाते हैं जो उन्होंने लिए थे या कभी उनको एडवाइस किए गए थे। जरूरी नहीं है कि वो एडवाइस सही रही हो, लेकिन कई बार सही एडवाइस भी बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट कैन बी फैमिलियल, ये बच्चों में भी जा सकता है और सही टाइम पे लेंगे आप तो बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा, क्योंकि अर्ली यू इंटरवीन अर्ली यू विल गेट द बेनिफिट। ओके। तो सर क्या ऐसा होता है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष को कम माइग्रेन होने की संभावनाएं रहती हैं, महिलाओं को ज़्यादा माइग्रेन होता है, या महिलाओं में जो संख्या है माइग्रेन की वो ज़्यादा है? ओके, सो देखिए महिलाओं में क्या है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। जब हम माइग्रेन की बात करते हैं पर से, तो एक तो फैक्टर हमने देखा कि जेनेटिक फैक्टर होता है, दूसरा ऑब्वियसली स्ट्रेस, तीसरा हार्मोनल फैक्टर्स भी बहुत काम करते हैं। सो महिलाओं में खास तौर पे हम ये देखते हैं कि जब उनके पीरियड्स के टाइम होते हैं उस वक्त इस हेडेक की फ्रीक्वेंसी और इस हेडेक की इंटेंसिटी दोनों बढ़ती है, क्योंकि महिलाओं की जो मेन हार्मोन्स होती हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये हम कह सकते हैं कि जब पीरियड्स टाइम होते हैं उस वक्त इन हार्मोन में बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं, या फिर नॉर्मली भी अगर किसी फीमेल में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि माइग्रेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो लिटिल बिट डेविएशन अगर हम देखेंगे तो हाँ है, बिल्कुल फीमेल्स को ज़्यादा होता है इन हार्मोनल फैक्टर्स के कारण, बट मेल्स भी काफ़ी हद तक इससे पीड़ित होते हैं। उनमें सिर्फ अगर यही एक फैक्टर हम बोलें कि हार्मोनल फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है तो ये एक हेल्प करता है, अदरवाइज बहुत सारे मेल्स को भी ये बीमारी परेशान करती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई अब सीरियस बात है। अब हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये होगा, क्या माइग्रेन सिर्फ औरतों को ही होता है? ऐसा लोग बोलते हैं, क्या ये मिथ है? हाँ, मैं इसे मिथ कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे पुरुष भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, काफ़ी अच्छा। परेशान करती है उनको ये बीमारी। तो अकेला फीमेल्स तक ही ये सीमित नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम ये बोलें कि मेल्स के मुकाबले अगर फीमेल्स को देखेंगे तो ऑब्वियसली उनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके, तो सबसे कॉमन माइग्रेन का ट्रिगर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ओके, सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं कि जो माइग्रेन है इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ स्टाइल है वो बहुत संभाल के रखनी होती है, बिकॉज जब हम बोलते हैं बॉडी इज अ टेम्पल तो ऑब्वियसली जैसे ही हम अपने लाइफ स्टाइल को गड़बड़ करेंगे उस टेम्पल में प्रॉब्लम आने लगती है। लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट थिंग इज योर फूड हैबिट्स, आपके खाने के तरीके कैसे हैं। हम बहुत आज के ज़माने में खास तौर पे हम देखते हैं कि लोग अपना नाश्ता स्किप करना इसको एक नॉर्मल थिंग समझते हैं कि सवेरे उठे, जल्दी है, काम में जाना है, नाश्ता छोड़ दिया। यू शुड ऑलवेज अवॉइड डूइंग दिस थिंग्स, क्योंकि आपको अगर एक फिक्स टाइम में आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपका ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको भूख लगी हुई है लेकिन खाली पेट आप काम किए पड़े हैं, ऑब्वियसली आपका माइग्रेन ट्रिगर होगा। तो पहला चीज़ कि खाने की हैबिट्स और खाने की टाइमिंग्स दे शुड बी वेरी प्रॉपर, बहुत सही समय पे होनी चाहिए। सो पहली चीज़, उठ के सवेरे नाश्ता करें प्रॉपर, इट शुड बी हैवी, जो हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। उसके बाद लंच आपको प्रॉपर टाइम में करना, यही चीज़ डिनर में भी रखना है। डिनर भले ही आप हल्का रखें लेकिन ले जरूर, भूख लगे तो खाना जरूर खाएं। पहला चीज़ ये हो गया। सेकेंड थिंग इज योर हाइड्रेशन, पानी का अमाउंट। हम 1 या 2 ग्लास पी के बोलते हैं कि आज हमने बहुत पानी पी लिया। जब मैं मरीजों को भी बोलता हूँ तो यही बताते हैं कि हम तो पीते हैं, बट यू शुड नो कि एटलीस्ट आप थोड़े समय में अपने आप को इतना प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि हम डिहाइड्रेटेड हैं। गर्मी के समय में इसलिए माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। सो इफ यू आर नॉट प्रॉपरली हाइड्रेटेड यू विल हैव माइग्रेन हेडेक्स, वो ट्रिगर करता है। तीसरा होते हैं कैफीन कंजप्शन। सो बहुत लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि आईटीज में बहुत लोगों को होती है माइग्रेन की प्रॉब्लम, क्योंकि हर 1 घंटे आधे घंटे में एक चाय की कप या एक कॉफी का कप चालू हो जाता है। बिल्कुल। सो इफ यू आर टेकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉफी, उसके ऊपर अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग कोक जिसमें भी कैफीन है, अच्छा, ऐसे काफी सारे लोग होते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो रहा है, तो मुझे चाय चाहिए या फिर कॉफी चाहिए। तो क्या वो इफेक्टिव साबित होती है उस दौरान? बिल्कुल। सो क्या है कि कैफीन जो है ये हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, सो जो कि इस माइग्रेन में चलने वाली दवाइयों का भी मैकेनिज्म है। सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं सो ये इनडायरेक्टली आके हमको हार्म करने लगती है। इसलिए
किसी को बहुत आदत है कैफीन बहुत कंजप्शन करने की अगर आदत है तो उसको मॉडरेट अमाउंट में पहले फिक्स करना है, एकदम से हम नहीं छोड़ सकते हैं। सो उसको मॉडरेट अमाउंट में लें आप, 2-3 कप्स ले लिया आपने, दैट इज ओके। दूसरा बात है कि कभी भी खाली पेट ना लें, ट्राई टू टेक कुछ ना कुछ साथ में जरूर रखें स्नैक्स लेने के लिए। सो कैफीन को ऑल टुगेदर अगर आप नहीं खत्म कर रहे हैं तो उसको मॉडरेट अमाउंट में लें, दैट इज ऑलवेज एडवाइसेबल। तो माइग्रेन का सबसे बड़ा मिथ क्या होता है, क्या है? ओके, सो हमारे पूरी अभी जितना भी हमने बातें करी, आई थिंक बहुत सारे मिथ्स सामने निकल के आए। एक कि हम किसी इन्वेस्टिगेशन को देख के बोल सकते हैं कि आपको माइग्रेन हो रहा है। सो ये दिस इज वेरी बिग मिथ जो कि जानना जरूरी है। दूसरा मिथ ये है कि सिर्फ फीमेल्स में होता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेल्स में भी होता है, बहुत पुरुष को भी परेशान करता है। तीसरा मिथ ये है कि अगर हम चाय कॉफ़ी ले लेंगे तो उस वक्त हमको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि हमारा सर दर्द खत्म हो जाता है, इसलिए लोग अपने कंजप्शन को बढ़ा भी देते हैं। सो दिस इज नॉट ट्रू। शॉर्ट टर्म में वो आपको हेल्प करेगा ऑब्वियसली, बट लॉन्ग टर्म में इट कैन बी डेट्रीमेंटल, वो आपके लिए मुश्किल कर सकता है। इसलिए उसको मॉडरेट अमाउंट में रखना है। माइग्रेन के मरीज जो होते हैं वो मानसिक रूप से ज्यादा कमजोर होते हैं आम लोगों के मुकाबले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज को भी माइग्रेन होता है। ये तो एक तरह का हेडेक है जो कभी भी किसी को भी आ सकता है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू पर्सनालिटी एट ऑल। ओके, ये किसी को भी हो सकता है ऑब्वियसली। ओके, सो नाउ वन क्विक फिक्स यू ऑलवेज सजेस्ट फॉर माइग्रेन। Yeah, so most important thing if I will say, I will say lifestyle modification. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको खाने की टाइमिंग्स बिल्कुल सही रखनी है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, कैफीन कंजप्शन मॉडरेट रखना है, स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को अपनी स्लीप से है, जो कि जिस परेशानी के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब क्या है कि जब आप सोने जा रहे हैं तो एक तो हर प्रॉपर एक टाइम पे सोने की कोशिश करें। कभी आप 10 बजे सो रहे हैं, कभी आप 1 बजे सो रहे हैं, कभी रात भर नहीं सो रहे हैं क्योंकि वीकेंड है, दिस इज नॉट डन। ये हमेशा आपको परेशान करेगा। सोते वक्त कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है स्लीप से, लाइक मोबाइल, नॉवेल, कुछ भी ऐसी चीज़, किसी से बात करना, टीवी, सो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स, क्योंकि ये आपकी साउंड स्लीप में हमेशा इंटरप्ट करेगी। नॉन फ्रेगमेंटेड स्लीप होनी चाहिए एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स। देन फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी को फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि हम ऑफिस में चल रहे हैं सो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, बट आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना होता है, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। इट कैन बी वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, व्हाटएवर जो आपको पसंद हो, बट फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल माइग्रेन। सो अगर मैं बोलूँगा कि कोई एक चीज़ आप करिए माइग्रेन को रोकने के लिए, तो वो एक चीज़ है आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप करेंगे तो आप 70 to 80% खुद देखेंगे कि यू आर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द माइग्रेन हेडेक्स। आजकल का जो बिजी शेड्यूल है उसमें लाइफस्टाइल मेंटेन करना और स्लीप टाइम जो है वो कम हो गया है, स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ गया है, और जो खाने पीने का शेड्यूल है वो भी बिगड़ गया है। तो इस तरह से कितने लोग मतलब माइग्रेन से पीड़ित हो सकते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि आम लोगों को इस चीज़ से बचने के लिए क्या सुझाव देना चाहिए? क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं माइग्रेन से बचे रहने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, मेंटली फिट रखने के लिए? बिल्कुल। सो जब हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो जितना भी मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट्स बोले हैं, एक्चुअली ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक साइंस है जो कि हम रूटीन फॉलोअप में अगर करते हैं तो इसमें ये आपको स्वस्थ भी बनाती है और आपके हेडेक को भी कम करती है। सो माइग्रेन का अगर हम डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे तो आपके स्वस्थ रहने से ही है। अच्छा। आपकी बॉडी जितनी परफेक्ट रहेगी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी जितना परफेक्ट रहेंगे, जितना आप लाइफस्टाइल को बिल्कुल हेल्दी बनाएंगे, उतना ही आप बचे रहेंगे माइग्रेन से। बिल्कुल। तो माइग्रेन को ट्रीट करने की जगह आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करिए बाय योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन सी चीजें हैं जब लोगों को समझना चाहिए कि अभी दिस इज द हाई टाइम वी हैव टू कंसल्ट, एंड उसके बाद और भी चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हमें आम सर दर्द होता है उसके मुकाबले माइग्रेन जो है उसका दर्द कितना इसमें डिफरेंस होता है? ओके, सो माइग्रेन का हेडेक जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल हेडेक में आप फिर भी सो इट्स लाइक इंटॉलरेबल। माइग्रेन का हेडेक जनरली इंटॉलरेबल होता है, इंटॉलरेबल। सो मगर फिर भी कई लोग माइग्रेन के साथ काम करते रहते हैं, क्योंकि एक चीज है कि
बहुत सारे लोग जितने हमारे फॉलोअप में आते हैं दे विल टेक मेडिसिन। उनको जब हुआ हेडेक सो उन्होंने एक पेन किलर को पॉपअप कर लिया या फिर कुछ कॉफ़ी ले लिया, कुछ दे विल डू समथिंग। उनको भी पता होता है एक्चुअली में कि क्या करके मेरा हेडेक कम हो जाएगा, या थोड़ा देर का नैप ले लिया या कहीं एक अलग कमरे में चले गए और फिर एक बेसिक लेवल ऑफ हेडेक के साथ वो काम करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हेडेक बहुत इंटॉलरेबल होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। सो इसलिए हमेशा एडवाइसेबल होता है मोर यू फोकस कि आप जल्दी ट्रीटमेंट करें, उतने आप इस चीज़ को अनुभव नहीं करेंगे कि जो आपका ये हेडेक का इंटेंसिटी बढ़ने वाला हेडेक होता है, जिसको हम हथौड़ा मारना वो बार बार बोल रहे हैं, उस लेवल तक आप नहीं पहुंचेंगे। सो बेसिस हमारा वही होता है ट्रीटमेंट के समय कि आप उस लेवल तक ना पहुंचे, वो लेवल ही ना आए, और उसके लिए ही ज़रूरी है हमारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। ओके, यस। डॉक्टर मयंक, जिस तरह से आपने तमाम माइग्रेन से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में बताया, साथ ही उनके हल भी बताए और बहुत सारे क्योर्स भी बताए आपने जो जो फॉलो करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने का। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।